इंसुलेटर्स। तो सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में हम देखेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस किस तरीके से, मतलब किस तरह से वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इन केस ऑफ, एक मिनट वेट करिए, चेयर्स लेकर आऊँ करता हूँ। चेयर्स थोड़ी 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 देखिएगा इसमें है सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स द रिलैक्सेशन टाइम टाउ does not change with temperature but the number density of free electrons increases exponentially with the increasing temperature। तो इसमें हमने ये देखा था कि जब भी हम सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिलैक्सेशन टाइम जो है, रिलैक्सेशन टाइम पर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो बढ़ जाता है। और वो एकदम से नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे से आपने टेम्परेचर बढ़ाया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी भी इंसुलेटर का या सेमीकंडक्टर का आपने टेम्परेचर बढ़ाया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा और बढ़ाया नहीं फ़र्क पड़ा, थोड़ा और बढ़ाया नहीं फ़र्क पड़ा, फिर अचानक से एक टेम्परेचर का लेवल होता है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। थ्रेशोल्ड टेम्परेचर का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच गया है। अब इसके बाद उस डाइलेक्ट्रिक का या उस सेमीकंडक्टर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने का मतलब ये है कि उसमें से अब इलेक्ट्रॉन्स टूटने शुरू होंगे। ठीक, सेमीकंडक्टर का केस है तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी होते हैं, चार्ज कैरियर्स। हमने ये देखा था सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी होते हैं, चार्ज कैरियर्स। तो होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों जनरेट होने शुरू हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मतलब नंबर तो जो था, जो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स का या फ्री होल्स का जो नंबर था वो बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिएगा, कंसिक्वेंटली द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो उनकी जो कंडक्टिविटी है उनके थ्रू कंडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अच्छा, कंसिक्वेंटली द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है, ये होता है। अच्छा, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर T इज गिवन बाई। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह हमको नहीं करना है। अगर आता है ना टेम्परेचर डिपेंडेंस तो आप बस इतना ही लिख कर आएंगे। समझा देता हूँ मैं है क्या चीज़ ये। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर T इज गिवन बाई n सब n और ब्रैकेट में कैपिटल T, ठीक है, और ये हो गया n नॉट e की पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे एन टी लिखा हुआ है तो एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन का मतलब तो यही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम क्या बोल देते हैं? नंबर डेंसिटी भी बोल देते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर टी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये टेम्परेचर टी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वो हम वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। एन नॉट का मतलब क्या है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर एन नॉट के तौर पर लिखा जाएगा। फिर स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, और ये जानते हैं ना स्मॉल ई क्या होता है?
स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल टर्म होता है। स्मॉल ई एक नंबर है, जैसे शायद पहले कभी डिस्कस कराया नहीं कि जैसे एक नंबर होता है पाई, तो पाई के लिए आपने ये पढ़ा है कि ये 22/7 होता है। एक्चुअली ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 होता है। ठीक, यहाँ पर भी अगर आपको 12th में कहीं पर पाई की ज़रूरत पड़ेगी तो आप पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। अगर उन्होंने 3.14 ली है तो 3.14 ले लेंगे। ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई हमेशा इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कभी भी डिवाइड करने पर नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट आती है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग आती है, कोई डिजिट रिपीट नहीं होती। अगर 22/7 करेंगे ना तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.142857 और इसके ऊपर लगा दो बार, क्योंकि फिर 142857 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो ये क्या नंबर है, ये कौन सा डेसिमल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, सॉरी रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है बार। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है ना, उसी को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, और पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तो ग्रेजुएशन में आप पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेंगे। पाई को बोलते हैं कि पाई भी एक नंबर है, तो पाई को पाई ही लेना है बस। ऐसे ही जो स्मॉल ई है, स्मॉल ई एक्चुअली एंटी लॉग के लिए होता है, और स्मॉल ई की भी वैल्यू ऐसे होती है कि ये 1 से बड़ी होती है और 2 से छोटी होती है। ठीक है, क्या वैल्यू है इसकी फिक्स ये पता नहीं। तो स्मॉल ई भी एक नंबर है या एक्सपोनेंशियल टर्म है। अच्छा, अब देखिएगा, अब ये ईजी क्या है। ये ईजी आपके समझने के लिए है, चैप्टर नंबर 14 में बिल्कुल डिटेल से करेंगे इसको ईजी में, लेकिन अभी के लिए हिंट देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ जितनी की ज़रूरत है। ईजी कहलाता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप तो ऐसा होता है कि जब भी कभी हम किसी भी मटेरियल की बात करते हैं, तो कोई भी मटेरियल है वो एटम्स से मिलकर बना हुआ है। अब जब एटम्स हैं तो एटम्स के अंदर हर एक एटम के बाहर एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, और एनर्जी लेवल में जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर ये कहता हूँ आपसे कि आपने चलिए कैल्शियम की बात करी, तो कैल्शियम क्या है, एक मेटल है। मैं मेटल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेटल ही जनरली कंडक्ट करता है। तो कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है। तो 20 का मतलब क्या हो गया, 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20। तो आउटर मोस्ट में 2 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो इसकी पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, इनको कोई मतलब नहीं है, ये स्टेबल होकर बैठी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है उसको क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। शेल्स को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बराबर में एक कैल्शियम बैठा हुआ है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल से आउटर मोस्ट शेल टकराएगी, फिर ऊपर भी एक कैल्शियम है, उसकी भी आउटर मोस्ट शेल टकराएगी, बाजू में भी है। तो जितने भी एटम्स हैं जो फैले हुए हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, तो कैल्शियम के जितने भी एटम्स फैले हुए हैं, कितने हैं, बिलियंस एटम्स हैं, वो जितने भी फैले हुए हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल से आउटर मोस्ट शेल में टकराती रहती है। वो जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है वही कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन उसी में घूम रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ना फ्री हैं, क्योंकि इस यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले इसको। 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी तो, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, पहले शेल के बाद ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तभी कोई भी एटम स्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं बिल्कुल, ठीक है, फ्री टू मूव एनीवेयर। तो एक एटम का आउटर मोस्ट शेल टकराया दूसरे वाले से, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से, चौथा वाला पाँचवें से, तो ये सब आपस में टकराते हैं आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ये टकराते हैं। कभी भी आप देखें कि अगर हम आपस में हम किसी से टकरा रहे हैं ऐसे, तो हमारा कंधे से कंधा टकराएगा, ठीक है, हमारा लिवर से लिवर नहीं टकरा जाएगा, लिवर अंदर है, उसका भी दूसरे वाले का भी लिवर अंदर है, तो वो अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो स्टेबल है, तो बाहर वाली जो चीज़ है वो टकराएगी। तो ये हमारा बाहर वाला एनर्जी लेवल है जो टकरा रहा है। तो जब एनर्जी लेवल टकराएगा तो हम ये कहेंगे कि कितने सारे एनर्जी बैंड्स टकरा गए, एनर्जी लेवल्स कितने सारे टकरा गए, पता नहीं भाई कितने, बिलियंस टकरा गए, बहुत सारे टक्कर हो गए। तो हम ये कहेंगे ठीक है, तो उनको ना एक जगह जोड़ कर रख दिया, और जोड़कर उसको बोल दिया एनर्जी बैंड, तो एनर्जी बैंड को 2 तरीके से डिफाइन कर दिया गया। एक तो होता है, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं वीबी मतलब बैलेंस बैंड। अभी इसको कहानी की तरह समझना, इस वाले चैप्टर में इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आज चैप्टर नंबर 14 में पूरी थ्योरी करनी है इसकी, तो अभी कहानी की तरह समझिए। और इसको बोलते हैं सीबी मतलब कंडक्शन बैंड,
तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। तो वो जो एटम्स है ना, थोड़े थोड़े ना, ऐसा नहीं है कि बस आउटर मोस्ट से आउटर मोस्ट, थोड़े बहुत ना, जैसे मतलब टक्कर हो रही है तो एक आधा ओवरलैप भी कर जाता है, कुछ ओवरलैप भी करेंगे। तो ओवरलैप करेंगे तो उनके जो अंदर वाले बैंड्स हैं ना, वो भी थोड़े बहुत टकरा जाएंगे, लेकिन अंदर वाले बैंड डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है भाई, टक्कर हो गई कोई बात नहीं, मैं भी स्टेबल, तू भी स्टेबल, तो वो परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो अंदर वाले हैं, जो अंदर वाले बैंड्स टकराएंगे वो तो बनाएंगे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड वाले चुपचाप बैठे हुए हैं, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, भरे पड़े हैं, इनके सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड है, जो बाहर वाले बैंड्स टकरा रहे हैं, बाहर वाले एनर्जी लेवल्स टकरा रहे हैं, वो बनाते हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे दे आर फ्री टू मूव। तो जिसका कंडक्शन बैंड जितना बड़ा होगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, जिसका कंडक्शन बैंड जितना बड़ा होगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। सेमी कंडक्टर्स में और इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में दूरी होती है। तो दूरी होती है तो उनके बीच का एक एनर्जी गैप होता है, ईजी बोल देते हैं उसको, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप का मतलब ये है कि कितनी एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, एनर्जी की यूनिट जूल होती है भाई, है ना। तो हम ये कहेंगे कितनी हीट एनर्जी, कितनी इसको हीट प्रोवाइड करी जाए कि वैलेंस बैंड में से भी इलेक्ट्रॉन्स टूट टूट के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं। तो कहानी ये है कि एनर्जी गैप जो इसका होता है इंसुलेटर का, ये तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा इंसुलेटर्स का। तो इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तब जाकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट कर निकल कर आते हैं कि चलो कर देते हैं कंडक्ट, नहीं तो हम तो इंसुलेटर हैं, हमें नहीं कंडक्ट करना। ठीक है, और जो सेमी कंडक्टर होगा मामूली सा, जरा सा 0.07 इलेक्ट्रॉन, जरा सा, वो जरा सा जो है वो ये है कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो जब तक पॉकेट में पड़ा हुआ है तब तक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। जहाँ मैंने चार्जर की पिन उसमें लगाई तो उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, मतलब उसको इतनी हीट मिल जाती है कि वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन टूट के कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं और फिर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब आपका मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर है तब आप उसको कान पर लगाकर यूज़ मत करें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक, यहाँ तक कहानी क्लियर। तो ये एनर्जी गैप है। अभी के लिए बस इतना समझ कर चलिए कि एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का दोनों से आपस में कोई लेना देना नहीं होता इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में। इंसुलेटर के केस में ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहाँ पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है। सेमीकंडक्टर में काफ़ी नज़दीक होता है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरा सा गैप होता है, मामूली सा, हल्की सी हीट दी उसने कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू करा, चार्जर पिन हटाई इंसुलेटर की तरह बिहेव करना शुरू करा। नहीं तो पता चला कि जेब में लेकर घूम रहे हैं, है ना, कभी भी करंट लग गया, बंदा कूद रहा है, क्या करंट लग गया जी, है ना। तो ऐसे नहीं होता उसमें, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है जब तक। और आपने कभी अगर यूज़र मैनुअल पढ़ा हो मोबाइल फ़ोन का, तो यूज़र मैनुअल में साफ साफ लिखा रहता है कि भाई इसको हीट वाले जो कंडीशंस हैं ना उनसे दूर रखो, मतलब धूप में मत रख दो मोबाइल फ़ोन को। पता चले कि आप उसको कंडक्टर बनाकर घूम रहे हो, फिर जेब में डाल लिया, आजकल तो पीछे डालने लगे जेब में, है ना, पता चला कि लग गया करंट जी, चिपक गए, हाँ हो गया काम। ठीक है, चलिए जी, अब ये मैं मिटा रहा हूँ। तो ये ईजी जो है, ये ईजी क्या है, एनर्जी गैप। तो अब देखिएगा, अच्छा केबी क्या होता है भाई, बताया था, कांस्टेंट, और टी हो गया टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जिससे ये पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वेयर केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड ईजी इज द एनर्जी गैप, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो ये लाइन जो लिखी हुई है बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, भाई इस चैप्टर में इस लाइन को सिर्फ लर्न करके चलो। ठीक है, और चैप्टर नंबर 14 में अभी भी आधे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा जो कहानी हमने करी है, तो इसको सिर्फ लर्न करके चलिए। चैप्टर नंबर 14 में हर बच्चा समझ जाएगा क्योंकि वहाँ डिटेल में यही पढ़ना है। ठीक, आगे चलते हैं। एज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। सो वी कैन से दैट एन और रो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एन की जगह मैं लिख सकता हूँ रो, लिख सकता हूँ 1 अपॉन करके
तो 1 रो टी नहीं, रो टी इज इक्वल टू 1 रो नॉट e की पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी। ठीक है, और फिर एक काम करते हैं, ये नेगेटिव में पावर इसको भी नहीं चलेगा। 1 रो टी इज इक्वल टू 1 रो नॉट ये हो गया। तो पूरे का रेसिप्रोकल ले लीजिए, पूरे का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू ई की पावर ई जी अपॉन के बी टी। एट रूम टेम्परेचर के बी टी इज इक्वल टू 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मैंने आपको अभी बताया भी था, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो whether the non-conducting substance is an insulator or a semiconductor depends on the size of the energy gap। अब देखिए एनर्जी गैप क्या है। इफ एनर्जी गैप इज लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द रेसिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई एंड द सब्सटेंस इज अ सेमीकंडक्टर। ठीक, मैंने सेमीकंडक्टर के केस में आपको बताया था कि जो एनर्जी गैप है ये 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो दो चीज़ों में चलता रहता है। कई मोबाइल फ़ोन्स आपने देखा होगा महंगे आते हैं, कई मोबाइल फ़ोन आपने देखा होगा थोड़े से कंपेरेटिवली सस्ते आते हैं। ठीक है, तो 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसके अंदर समझ लीजिए कि सिलिकॉन का मदरबोर्ड लगा हुआ है और जिसका 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसमें जर्मेनियम का मदरबोर्ड लगा हुआ है। तो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले मोबाइल फ़ोन्स थोड़े सस्ते होते हैं, चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और थोड़ा इनमें झटका लगने का खतरा होता है। इसमें कम खतरा होता है, सिलिकॉन वाला इसी वजह से ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये एनर्जी गैप होता है। तो ये एनर्जी गैप दोनों ही केसेस में, चाहे सिलिकॉन की बात करो चाहे जर्मेनियम की बात करो, दोनों ही केसेस में 1 से तो छोटा ही है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि एनर्जी गैप अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है तो रेसिस्टिविटी इज़ नॉट वेरी हाई। रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती मतलब कंडक्टर है ना, कंडक्शन करेंगे। ठीक, तो द सब्सटेंस इज अ सेमीकंडक्टर। अब सेकंड है इफ ई जी इज ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, द रेसिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर इज वेरी हाई 10 की पावर 3 ओम मीटर एंड द सब्सटेंस इज एन इंसुलेटर। ठीक है, तो जिसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है एनर्जी गैप, उसमें कोई खतरा ही नहीं है करंट वगैरह लगने का, तो वो आपका पूरी तरह से इंसुलेटर। ठीक है, बस इतना इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस में सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में इतना आप सिर्फ सीधा लर्न कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे कम मत करना। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हम जानते हैं एक बहुत कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट एक लिक्विड है और लिक्विड के थ्रू बड़े आराम से उसके थ्रू करंट फ्लो करता है। हमने ये देखा था कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर में हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। और जब मैं आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें Cu2 प्लस आयंस भी आ जाएंगे और SO4 माइनस आयंस भी आ जाएंगे। ठीक है, कॉपर के पॉजिटिव आयंस और सल्फेट के नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के आयंस आ जाएंगे। तो सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में द रेसिस्टिविटी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इंटर आयनिक अट्रैक्शंस सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट टाइप्स। इंटर आयनिक अट्रैक्शन समझ गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो पता होगा ना कि सॉल्यूट मतलब जो चीज़ घुलती है और सॉल्वेंट जिसमें घुलती है ना। तो सॉल्वेंट एक तरह से जैसे पानी हो गया और सॉल्यूट एक तरह से जैसे नमक हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। सॉल्यूट को सॉल्यूट के पार्टिकल्स रोक कर रखेंगे, सॉल्वेंट को सॉल्वेंट के पार्टिकल्स रोक कर रखेंगे और थोड़ा बहुत अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी होगी। तो ये जो है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज। कोई भी सॉल्यूशन हो वो थोड़ा सा लूज कर जाता है, थोड़ा सा ढीला हो जाता है। ठीक है, आप अगर एक एग्जांपल लेते हैं, हम शहद का एग्जांपल लेते हैं, तो सर्दियों में जो शहद है वो जम जाता है एकदम। ठीक है, वो जम जाता है और अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो आराम से थोड़ा सा पिघल जाता है, थोड़ा सा उसका जो मतलब जो उसका फ्लो है, फ्लो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है ना, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा,
एंड ऑल्सो द विस्कस फोर्सेस डिक्रीजेस, तो विस्कस फोर्स जो है, जो चिपचिपापन मतलब जो उसको रोक कर रखता है, बांध कर रखता है एक जगह, वो भी डिक्रीज हो जाता है। एंड द आयंस मूव मोर फ्रीली, तो आयंस बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। हैंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस, तो जब आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आयंस मतलब पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, तो रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अच्छा एक ना ऊपर ये साइड में एक ग्राफ भी दे रखा है, रेसिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस रैपिडली विद टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है, वो ये हो गया कि टेम्परेचर इधर और रेसिस्टिविटी इधर, तो ये इस तरीके से ऐसे एक्सपोनेंशियल डिके बोल देते हैं इसको, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगी। हमने देखा ना टेम्परेचर के बढ़ने से होता क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने से धीरे धीरे कंडक्शन भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जरा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स बनाने के लिए हमें कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज ये वाले अलॉयज ही हम क्यों यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा रेसिस्टेंस देखा है स्कूल में, प्रैक्टिकल हुआ है कोई भी, रेसिस्टेंस किस तरीके का होता है, शेप नहीं, ऐसा होता है जैसे आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो बच्चों ने उनको बता देता हूँ, ऐसा सिलेंड्रिकल होता है शेप में, इधर भी एक वायर निकला रहता है, इधर भी एक वायर निकला रहता है, और उस पर छोटे छोटे ना बहुत छोटे छोटे रिंग्स बने होते हैं। ठीक है, 2 या 3 रिंग्स होते हैं, किसी किसी में 4 भी होते हैं रिंग्स, तो वो कलर कोडिंग पर है और उनके अलग अलग रंग होते हैं। तो उस रंग से ये पता चल जाता है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। जो कलर कोडिंग वाला था वो टॉपिक हट गया है सिलेबस में से, तो वो हमको करना नहीं है। तो आप देखेंगे तो अगर कभी भी सीरीज़ का पैरेलल का कनेक्शन करके दिखाएंगे तो जो भी आपके यहाँ लैब असिस्टेंट होंगे या कहीं किसी किसी स्कूल में टीचर्स ही करवाते हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आएंगे, उस बॉक्स के अंदर जैसे दाल के दाने बिखरे हुए होते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा साइज़ समझ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा साइज़ समझ लीजिए, उस तरीके का शेप होता है रेसिस्टर्स का, सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं भाई अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स। तो स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स बनाने के लिए हमें अलॉयज जो हैं कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज क्यों यूज़ होता है, इसके रीजंस है कुछ। फर्स्ट रीज़न देखिए, दीज अलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, पहली चीज़ इनकी रेसिस्टिविटी वैल्यू जो है हाई होती है, वो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अलॉय है। अलॉय क्या करता है, अलॉय करंट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, तो एब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब रोक रहा है, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा है, तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा है। सेकंड, दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत स्मॉल है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है, बढ़ा लो टेम्परेचर को कितना भी, घटा लो टेम्परेचर को कितना भी, हम टच से मिस नहीं होंगे, तो वो टेम्परेचर पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। तो अच्छी चीज़ यही है, अच्छा रेसिस्टर वही है जिसका टेम्परेचर से कोई लेना देना ना हो, टेम्परेचर से कोई फ़र्क ना पड़े। अब फॉर एग्जांपल सोचो कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो रेसिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करता है। अब रेसिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगे तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। गर्मी में तो ये पंखा फिर तूफान बेल की तरह चलेगा। टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब रेसिस्टेंस घट गया, मतलब भाग रहा है फिर तो पूरी तरह, और ये ट्यूबलाइट तो सूरज को फेल कर देगी, इतना ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मामूली बहुत थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिपेंडेंस हो वो तो होता है ना, आइडियल में और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। तो दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर पर उनका डिपेंडेंसी कम होती है, इस वजह से कॉन्स्टेंटर और मैंगनीज के रेसिस्टेंस यूज़ करे जाते हैं। थर्ड देखिएगा, दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक एयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो एयर से, मॉइस्चर से उन पर बहुत कम फर्क पड़ता है अलॉयज पर। फोर्थ है, देयर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल। देयर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विद कॉपर इज स्मॉल। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो रेसिस्टेंस जो है कॉपर के साथ जुड़कर कोई नया पोटेंशियल ना डेवलप कर दे। ठीक है, तो वो जो है वो बहुत स्मॉल होता है, और उस पोटेंशियल से क्या होता है ना, उस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, तो वो लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये 4 रीज़न हैं, ये करेंगे। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर अलग अलग तरीके के होते हैं, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर भी होता है। ऑफ द एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम एंड एट द स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम। ठीक है, अच्छा, व्हेन द
when the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. ठीक है, hot bath जानते हैं क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ का टेम्परेचर अगर हमको ना ग्रेजुअली बढ़ाना है, तो ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? स्लोली धीरे धीरे अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हॉट बाथ या फिर वाटर बाथ ये तैयार करा जाता है। और वो इस तरीके से होता है कि कोई अगर हमने ऐसे बीकर ले रखा है तो बीकर को फ्लेम के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखते, फ्लेम के ऊपर एक गॉज लगाकर इसके अंदर पानी भरा जाता है और पानी की जो भाप निकलती है वो धीरे धीरे, वो जो भाप है ना, वो भाप धीरे धीरे इस बीकर को गर्म करती है, तो इसको वाटर बाथ बोलते हैं। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में मेरे को धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना है तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऐसे वाटर बाथ या फिर हॉट बाथ प्रिपेयर करी जाती है। केमिस्ट्री लैब में आपने खूब देखा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है जो भरा हुआ है, अब यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर इंसर्ट करा है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत बारीक सा एक वायर होता है, वो वायर है प्लैटिनम वायर। तो एक प्लैटिनम वायर थर्मामीटर है, प्लैटिनम वायर थर्मामीटर इज इंसर्टेड इनसाइड अ हॉट बाथ उसका टेम्परेचर लेने के लिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या चीज़ देखनी है इसमें, देखिएगा द रेसिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर of a platinum resistor thermometer at the ice point is 5 ohm at the ice point. फॉर्मूला क्या था? RT is equal to R naught, RT is equal to R naught into 1 plus alpha T minus T naught, ठीक है। आप अगर चेक करेंगे तो मैंने 1 प्लस अल्फा टी लिखवाया था, पर क्यों? क्योंकि आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि टी नॉट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रेसिस्टेंस कितना है? तो इन्होंने बोला है एट द आइस पॉइंट द रेसिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर, यानी कि इस प्लैटिनम वायर का रेसिस्टेंस कितना है? इसका रेसिस्टेंस है 5 एंड एट स्टीम पॉइंट इट इज़ 5.23 ओम, ठीक है। तो एट P is equal to 0 degree Celsius, R naught is equal to 5 ohm, at T is equal to steam point 100 degree Celsius, RT is equal to 5.23 ohm, ये दे रखा है। अच्छा जी, when the thermometer is inserted in a hot bath, thermometer जब insert कर दिया, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. The resistance of the platinum wire is 5.795 ohm, ठीक है। अच्छा, तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हो गई कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लैटिनम वायर का रेसिस्टेंस इतना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर 5.23 ओम बढ़ गया, और कितना बढ़ाया? देखो 100 डिग्री सेल्सियस कहाँ पहुँचा दिया उसको। इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर प्लैटिनम का जो रेसिस्टेंस है थोड़ा सा बढ़ा है, 0.23 ओम बढ़ा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं? आर टी डैश लिख लो यहाँ पर, आर टी डैश इज इक्वल टू कितना लिखा है? 5.795, देखना जरा 5.795 हो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर होगा ये? तो एट टी डैश की अब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि टेम्परेचर ना 100 से तो थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला है, ठीक है। चलिए कि चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, मेरे पास टी की वैल्यू है, टी की, अच्छा इसको टी नॉट लिखते हैं, इसको टी नॉट लिख लो, 0 डिग्री सेल्सियस टी, ठीक। अच्छा जी, बहुत कुछ दे रखा है कि उन्होंने कहा कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। अच्छा, मेरे पास
इसमें ना एक वैल्यू होनी चाहिए थी, वो इन्होंने दे नहीं रखी है। क्या इसमें होना चाहिए था मेरे पास, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये अल्फ़ा होना चाहिए था, अल्फ़ा हमको दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं, निकालते हैं उसको, बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो हम ये कहेंगे एज पर द गिवन कंडीशंस, as per the given conditions, equation 1, as per the given conditions equation 1 becomes, equation 1 क्या बन जाएगी भाई, RT लिखिए 5.23 हो, RT हो गया 5.23, ठीक है। R नॉट कितना है 5, 1 प्लस अल्फा, T कितना है 100, T नॉट कितना है 0, तो 100 माइनस 0, ठीक है। मतलब इसमें वो मत करना, आप जल्दबाजी मत करना कि आप अल्फा टी याद कर लीजिए सीधा सीधा, वो मत करना आप टी माइनस टी नॉट याद रखना कि ऐसे होता है। टी नॉट को 0 लिख लो, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेना, क्योंकि कई क्वेश्चंस में वो बताते हैं कि शुरुआत में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, तो फिर आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैं 10 डिग्री सेल्सियस को डालूँ कहाँ पर। तो याद रखिएगा कि इनिशियल टेम्परेचर अगर हमको कुछ दे रखा है, यहाँ पर तो इन्होंने आइस पॉइंट बोला, आइस पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं तो वो दोनों का फिर डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो 100 माइनस 0 ये हो गया मेरे पास 5.23 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज़ 5 प्लस 5 इंटू अल्फा इंटू 100, ठीक है। तो 5.23 माइनस 5 इज इक्वल टू 500 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.23 अपॉन 5.23 माइनस 5 इज 0.23 अपॉन 5। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया, ठीक है। अल्फा की ये वैल्यू आ गई, हम क्या करेंगे, नाउ आर टी डैश इज इक्वल टू आर नॉट, इनिशियल वैल्यू तो नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि भाई अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं करा, आपने कुछ और कर दिया उसका टेम्परेचर, वो निकालना है। तो आर टी डैश इज इक्वल टू, अगर टेम्परेचर कुछ और हो गया तो आर टी डैश इतना है, तो आर टी डैश इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी डैश माइनस टी नॉट, ठीक है। फार्मूला वही है, वहाँ पर स्टीम पॉइंट दे रखा था, अब वो कह रहे हैं कि किसी कोई और टेम्परेचर आप बताइए, जब उसका आर टी डैश इतना हो जाए यहाँ करेंगे 5.795 इज इक्वल टू आर नॉट कितना है 5, 1 प्लस अल्फा कितना है भाई 0.23 अपॉन 500 और टी डैश माइनस 0, कितना हो गया। अब ये 5.795 है, ये तो 5 से कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं, 5 1 जा 5 और ये 7 आ गया, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 इज 2, 2 9 29, 5 5 जा 25, 29 माइनस 25 इज 4, 4 5 45, 5 9 जा 45, तो 1.159 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.23 अपॉन 500 इंटू टी डैश, हम 1 को भी कर ले जाइए, तो 1.159 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.23 अपॉन 500 इंटू टी डैश, ये हो जाएगा 0.159। 0.159 कितना रह गया, 500 इधर ले आओ, मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइडेड बाई 0.23 इज इक्वल टू टी डैश, ठीक है। अभी 23 के टेबल में देख रहा 159 आता है क्या, नहीं, चलिए इस तरफ कर रहा हूँ, टी डैश इज इक्वल टू 159 इंटू 500
अपॉन 23, तो ऊपर चला गया 100 क्योंकि डेसिमल था 100, और इधर डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी तो नीचे आ गया 1000। तो भाई 3 0 और ये 2 0 और ये 1 0, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 23 से 159 को डिवाइड कर लो और आंसर निकाल लो, और फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 159 डिवाइडेड बाई 23, तो 23 लगभग 26 सा होता है ना, 6 सा, हाँ तो 6 सा कर लीजिए, 6 3 सा 18, 6 2 सा 12 और 1 38, 9 minus 8 is 1 9 minus 8 is 1, 5 minus 3 is 2, ठीक है, एक 0 लगा दिया, तो 23 10 सा तो 210 होता है, 23 9 सा 9 3 सा 27, 9 2 सा 18 और 2 20, ठीक है, 3 आ गया, 6.9 ले लो बस, और 6.9 इंटू 15, 6.9 इंटू 15, 9 गया नीचे 0, 1 0 से 0 कट गया, 5 9 सा 45, 5 6 सा 30, और 345 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, ठीक है। आंसर मैंने थोड़ा सा मतलब एक प्लेस डेसिमल थोड़ा सा खा गया मैं, नहीं तो और पॉइंट्स में बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता है। कितना दे रखा है? 345.65 दे रखा है ना, 345, हाँ 346, ठीक है, अपना भी सही है, ये भी सही है, समझ में आ गया तरीका क्या है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निक्रोम एंड अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेसिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 75.3 ओम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? नेग्लिजिबल करंट, यानी कि बिल्कुल शुरुआत हुई, इनिशियल कंडीशन, कोई ज़्यादा उस पर करंट या वोल्टेज कोई प्रोवाइड नहीं कराई गई। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, अब उसको 230 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया, तो द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.68 एम्पियर, ठीक है। What is the steady temperature of the nichrome element? ठीक है, the temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 की पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस, मतलब अल्फा भी दे रखा है उनको, अल्फा भी उनको दे रखा है। अच्छा जी, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इन्होंने बोला है कि रूम टेम्परेचर पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस वाला हमने 0 डिग्री सेल्सियस वाला रेसिस्टेंस नहीं बताया है, तो जो इनिशियल वाला है उसी को मैं T नॉट मानता हूँ, ठीक है। तो इस बार क्या है कि इस बार T नॉट हमको 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और इस पर रेसिस्टेंस बोलोगे कितना है? 75.3 ओम, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेसिस्टेंस, ये हो गया। इसके बाद अब वो कह रहे हैं कि तब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, कोई वोल्टेज नहीं लगा रखी थी, अब वोल्टेज प्रोवाइड करा थी। वोल्टेज कितनी प्रोवाइड कर रही है? 230 वोल्ट। और इस पर करंट कितना आ रहा है? करंट आ रहा है 2.68 एम्पियर। वही रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RT इज इक्वल टू D/9 एज पर ओम्स लॉ, ठीक है। तो
वैसे इन्होंने रेसिस्टेंस ना देकर बढ़े हुए टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस ना देकर वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे दी। रेसिस्टेंस आप निकाल ली, तो ये क्या हो जाएगा 230 ऑन 2.68 ओम। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, उसके बाद वो बोल रहे हैं द टेम्परेचर कोफिशिएंट इस पर अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10 की पावर -4। 1.7 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दे रखा है। अब कर लीजिए भी जरा, ये सारी वैल्यूज आ गई ना हमारे पास। वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे टेम्परेचर पूछ रहे हैं। टेम्परेचर निकाल लेते हैं। RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। सही है, ठीक है जी, क्लियर। अब क्या करना है, RT की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 230 अपॉन 2.68। R0 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस 75.3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अल्फा कितना है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू T माइनस 27 इतना हो गया। अब ये जो 75.3 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ डिवाइड में ले जाए। अपॉन 1.68 इंटू 75.3 इतना हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू T माइनस 27। ठीक है, तो कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वैसे बस हमारे पास एक ही अननोन है T, वो निकालना है। ठीक है जी, तो जरा देख लीजिए 2.68 इंटू 75.3 पहले ये कर दीजिए। are 24, 2 carry, 3 6 are 18 और 2 20, 2 carry, 3 2 are 6 और 2 8, 5 8 are 40, 4 carry, 5 6 are 30 और 4 34, 3 carry, 5 2 are 10 और 3 13, 7 8 are 56, 5 carry, 7 6 are 42 और 5 47, 4 carry, 7 2 are 14 और 4 18, 4 0, 8 plus 4 1 plus 6, 18, 1 carry, 1 plus 3, 4 plus 7, 11, 1 carry, 1 plus 1, 2 plus 8, 10, 1 carry, 201, 804। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल 3 डिजिट, तो 201.804, 201.8 बोल दीजिए बस इसको। 230 अपॉन 201। हाँ जी बोलिए। आई थिंक साइड में दिख रहा नहीं है। अच्छा एक मिनट रुकिए, अभी दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है यस सर। चलिए, तो 230 अपॉन 201.8 ये हो गया, और ये इधर 1 ऐड हो रहा है तो इधर आकर ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू T माइनस 27 ये हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 230 माइनस 201.8 अपॉन 201.8 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू T माइनस 27 ये हो गया। तो 230.0 माइनस 201.8, 10 माइनस 8 इज 2, इधर 9 बचेगा, 9 माइनस 1 इज 8, इधर 2 बचेगा, 2 माइनस 0 इज, ये 28.2 आ गया। तो ये मेरे पास हो जाएगा
ऐसे लिख लेंगे इधर t माइनस 27 इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या बचा 28.2 अपॉन 201.8 अपॉन 201.8, ठीक है। और ये 1.7 ये नीचे आ जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर माइनस 4 ऐसे ऊपर चला जाएगा t माइनस 27 28.2 इंटू 10 की पावर 4 ऑन 201.8 इंटू 1.7, ठीक है। अब इसको भी करके देख लीजिए। इंटू 10 की पावर 4 17 8 ज़ा 136 13 कैरी आ गया 17 1 ज़ा 17 और 13 30 3 कैरी आ गया 17 0 ज़ा 0 और 3 3 72 ज़ा 34 34306 डेसिमल के बाद 1 और 1 2 तो 343.06 कितना आ गया डेसिमल गया ऊपर आया हमारे पास 100 इधर डेसिमल गया नीचे आ गया हमारे पास 10 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 282 1 0 और लगा दो 10 की पावर 4 है 10 की पावर 4 में से निकाल दीजिए 3 0 निकाल दो, चलो 4 ही निकाल दो 134,306 इससे इसको डिवाइड करना है। तो 282 के आगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और 34306 क्या करें 34,000 समथिंग है 300 है, लेकिन ये है 28,000। अगर मैं यहाँ से 5 डिजिट की ले लेता हूँ तो इतना बनेगा 28,000, वो उससे छोटा पड़ जाएगा। तो एक वैल्यू बड़ी ले लेंगे, मतलब एक ज़ीरो और बड़ा ले लेंगे, तो 34,000 और ये 282,000, ठीक है। 34 10 ज़ा 342 होगा 340 होगा 34 10 ज़ा, और ये चाहिए मेरे को 282, है ना। तो 8 4 ज़ा 32 8 3 ज़ा 24 और 3 27, ठीक है। 8 से लेते हैं 8 करते हैं 8 6 ज़ा 48 4 कैरी इधर 4 आ जाएगा 8 3 ज़ा 24 2 कैरी 8 4 ज़ा 32 और 4 36 8 3 ज़ा 24 और 3 27 6 over 4 8 10 minus 8 is 2 9 minus 4 is 5 9 minus 4 is 5 11 minus 6 is 5 5 5 2 एक ज़ीरो कर दिया 34,000 है और ये 55,000 है ना, तो बनजा ही होगा। सर उसका आंसर कोई नंबर पे आता है सर, हाँ जी, उसका आंसर जो आपने लिखा है वो कोई नंबर पे आता है, कोई बात नहीं, वो भी देख लो 34306 34306, तो 10 minus 6 is 4 और इधर हमारे पास बचा 1 minus 0 is 1 और 5 minus 3 is 2 5 minus 4 is 1 5 minus 3 is 2, तो 21,000 ये बचा। अब इधर एक और ज़ीरो उतार लिया, ये लास्ट वाला भी ये वाला उतरा था और ये लास्ट वाला भी आ गया, तो 212,000, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा शायद 7 ज़ा 276 था, 276 में से 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं 6 ज़ा होगा 7 ज़ा 28 7 ज़ा 21 यहाँ बड़ा हो जाएगा, तो 6 ज़ा करेंगे तो 6 6 ज़ा 36 3 आ गया 6 3 ज़ा 15 1 6 4 24 25 6 3 ज़ा 18 1 2 20, ठीक है। 816
अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको 816 से बोल दें, पॉइंट्स में कुछ आएगा, मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 816 बोल रहा हूँ, 816। हमारा टी कितना हो जाएगा जरा देखिए, 816 प्लस 27, भाई डेसिमल में भी हो सकता है कुछ आए, है ना, हमने अप्रॉक्सीमेटली 816 ले लिया, तो जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 843 डिग्री सेल्सियस। देखना यही है कि आंसर 847 है। तो पॉइंट्स में तो छेरा फेरी हुई है, ठीक है, तो वो 2-4 डिग्री का ऊपर नीचे चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस जी आज इतना कर लीजिए, और जो मैथ्स वाले बच्चे उनको मैंने बता दिया था, कल का मैं ऑफ रखूँगा, ठीक है, और फिजिक्स का टेस्ट आपका या तो मंडे को या फिर वेडनेसडे को रखते हैं, चलो फाइनल में वेडनेसडे को है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहीं तक करना है जहाँ तक करवाया है, ठीक है, चलिए जी, ओके।